नमस्ते। आज जानो ज्योतिष में हम आपको बताएंगे जन्म कुंडली के 10वें भाव में सूर्य का प्रभाव। नमस्कार। सूर्य का 10वें घर में होना ज्योतिष में एक बहुत महत्वपूर्ण स्थिति मानी जाती है ना? खासकर जब बात करियर, समाज में मान सम्मान और अधिकार की हो। हाँ बिल्कुल, ये वो जगह है जहाँ हमारी पहचान दुनिया के सामने बनती है, हमारा कर्म क्षेत्र। सही। 10वां भाव, जिसे हम कर्म भाव या कीर्ति स्थान भी कहते हैं, वो हमारे कर्म, हमारा प्रोफेशन, सामाजिक प्रतिष्ठा, महत्वाकांक्षा और जीवन में हम क्या हासिल करते हैं, इन सबका प्रतिनिधित्व करता है। कुंडली का शिखर है ना, सबसे ऊंचा पॉइंट। बिल्कुल, कुंडली का शिखर, मध्याह्न का स्थान, और सूर्य जो कि आत्मा, शक्ति, अधिकार, पिता, सरकार, आत्मविश्वास, इन सबका प्रतीक है। जब वो इस कर्म भाव में बैठता है तो ये एक बहुत ही शक्तिशाली योग बन जाता है। ये स्थिति व्यक्ति के सार्वजनिक जीवन, उसके करियर और दुनिया उसे कैसे देखती है, इस पर बहुत गहरा असर डालती है। तो जब ग्रहों का राजा सूर्य कर्म के इस सबसे महत्वपूर्ण भाव में, कुंडली के शिखर पे आता है, तो इसका असल मतलब क्या होता है? क्या ये हमेशा ही बहुत अच्छा माना जाता है? देखिए, यहाँ सबसे पहली और अहम बात यह है कि सूर्य को 10वें भाव में एक खास तरह की शक्ति मिलती है, जिसे ज्योतिष में दिग्बल कहते हैं। दिग्बल। हाँ, अच्छा। हाँ, दिशात्मक शक्ति। इसका मतलब है कि सूर्य यहाँ स्वाभाविक रूप से बहुत शक्तिशाली हो जाता है, उसे दिशा का बल मिलता है। और ये बात ज्यादा मायने नहीं रखती कि वो किस राशि में है। अच्छा, चाहे वो उच्च का हो या नीच का। हाँ, चाहे वो मेष में उच्च का हो या तुला में नीच का, दिग्बल उसे एक विशेष ताकत और प्रभाव क्षमता देता ही देता है। ये तो बहुत अहम बात है। तो क्या हम ये मान सकते हैं कि ऐसे लोग पैदाइशी तौर पर ही लीडर होते हैं? काफी हद तक ये बात सही है। दिग्बल मिलने से सूर्य की जो स्वाभाविक नेतृत्व क्षमता है, वो और निखर जाती है। ऐसे लोग स्वाभाविक रूप से लीडरशिप की भूमिका में आना चाहते हैं और समाज में अपनी एक अलग, मजबूत पहचान बनाने की उनमें बहुत तीव्र इच्छा होती है। हाँ। उनके अंदर एक आग सी होती है, कुछ बड़ा करने की, कुछ हासिल करने की, दुनिया पर अपनी छाप छोड़ने की। उन्हें जिम्मेदारी लेना, आगे बढ़कर नेतृत्व करना पसंद होता है और वे अक्सर भीड़ से अलग दिखना चाहते हैं, अपनी उपस्थिति दर्ज कराना चाहते हैं। और उनका आत्मविश्वास, वो भी तो सूर्य से जुड़ा है। हाँ, उनका आत्मविश्वास भी काफी मजबूत होता है, खासकर जब वो अपने काम के क्षेत्र में होते हैं या किसी अधिकार की स्थिति में होते हैं। अच्छा, उन्हें अपनी क्षमताओं पर भरोसा होता है और वो चुनौतियों का सामना करने से आमतौर पर घबराते नहीं हैं। ये दिग्बल वाला सूर्य उन्हें एक तरह की आंतरिक शक्ति देता है। ये तो सुनाई है कि कई बड़े नेता, सफल प्रशासक, सीईओ और समाज में ऊंचा मुकाम हासिल करने वाली प्रभावशाली हस्तियों की कुंडली में सूर्य 10वें भाव में पाया जाता है। हाँ हाँ बिल्कुल। लगता है ये योग वाकई सत्ता और सफलता से जुड़ा है। बिल्कुल जुड़ा है। ये स्थान व्यक्ति को सफल होने के लिए असाधारण इच्छा शक्ति, दृढ़ संकल्प और महत्वाकांक्षा देता है। उन्हें अधिकार प्रिय होता है, वे नियंत्रण में रहना पसंद करते हैं। इसीलिए वे अक्सर सरकारी नौकरियों, एडमिनिस्ट्रेशन, मैनेजमेंट, चिकित्सा, खासकर सर्जरी, राजनीति या किसी भी ऐसे क्षेत्र की ओर आकर्षित होते हैं जहां वे अधिकार की स्थिति में रह सकें, जहां वो फैसले ले सके। हाँ, जहां वे निर्णय ले सकें और दूसरों को दिशा दे सकें। और कहीं ना कहीं अधिकार की स्थिति में होना उनके अहंकार को भी संतुष्ट करता है। उन्हें लगता है कि वो कंट्रोल में है। चलिए अब जरा इसके सकारात्मक पहलुओं पर और गहराई से बात करते हैं। नेतृत्व क्षमता तो स्पष्ट रूप से एक बड़ी शक्ति है इस योग की। हाँ बिल्कुल। ये उन्हें करियर में कैसे मदद करती है? निश्चित रूप से उनमें स्वाभाविक नेतृत्व गुण और बेहतरीन प्रबंधन क्षमता होती है। वो जानते हैं कि टीम से काम कैसे निकलवाना है, लोगों को कैसे प्रेरित करना है, लक्ष्यों को कैसे हासिल करना है। उनकी दृष्टि अक्सर स्पष्ट होती है और वे दूसरों को अपने पीछे चलने के लिए राजी कर सकते हैं। इसी वजह से करियर में अक्सर तेजी से तरक्की करते हैं। हाँ। उनमें ऊंचे से ऊंचे पद हासिल करने की जबरदस्त इच्छा होती है और वे इसके लिए कड़ी मेहनत करने से भी पीछे नहीं हटते। उनका काम करने का तरीका बहुत मेहनती, अनुशासित, जिम्मेदार और लक्ष्य केंद्रित होता है। वे अपने काम को बहुत गंभीरता से लेते हैं। और सामाजिक प्रतिष्ठा और मान सम्मान का क्या? 10वां भाव तो कीर्ति स्थान भी कहलाता है। हाँ बिल्कुल, उन्हें समाज में मान सम्मान मिलता है। उनकी उपलब्धियों के लिए उनकी प्रशंसा होती है। लोग उन्हें उनके काम की वजह से पहचानते हैं और इज्जत देते हैं। हाँ। वे अपने और अपने परिवार के लिए एक उच्च जीवन स्तर चाहते हैं और उसे हासिल करने के लिए लगातार प्रयास भी करते हैं। उन्हें अच्छा दिखना, अच्छा पहनना और एक सफल व्यक्ति के तौर पर पहचाना जाना पसंद होता है। लेकिन मैंने कहीं पढ़ा था, शायद लाल किताब के संदर्भ में, कि कई बार ये लोग बहुत सफल होने के बाद भी बहुत साधारण तरीके से रहते हैं। ये बात थोड़ी अजीब लगती है। हाँ, आपने सही सुना।
ये लाल किताब का एक बहुत दिलचस्प ऑब्जर्वेशन है। वो कहती है कि 10वें घर में सूर्य वाले व्यक्ति को कई बार राजा जो आम आदमी की तरह रहता है कहा गया है। अच्छा, मतलब? इसका मतलब है कि वे बहुत अमीर और सफल होने के बाद भी शायद बाहरी दिखावा करने से बचते हैं, अपना रहन सहन बहुत सामान्य रख सकते हैं। उनमें शायद वो शो ऑफ करने की प्रवृत्ति कम हो जो अक्सर सफलता के साथ आती है। ये तो वाकई अनोखी बात है, पर इसका कोई नुकसान भी होता होगा। समाज तो अक्सर बाहरी चमक धमक से ही प्रभावित होता है। बिल्कुल। यहीं पर लाल किताब एक चेतावनी भी देती है। वो कहती है कि इस वजह से, मतलब सामान्य दिखने की वजह से, उनकी असली कीमत या उनका असली रुतबा कई बार छिपा रह जाता है। लोग उन्हें उनके पद या सफलता के अनुरूप इज्जत या महत्व नहीं देते क्योंकि वे बाहरी तौर पर उतने प्रभावशाली नहीं दिखते। उन्हें कम आंका जा सकता है या लोग उनसे उस तरह का व्यवहार नहीं करते जिसके वे हकदार होते हैं। ये उनके लिए कभी कभी निराशाजनक हो सकता है। अच्छा, अब पिता के साथ संबंधों पर आते हैं। सूर्य को पिता का कारक ग्रह माना जाता है और 10वां भाव भी कर्म के साथ साथ पिता से भी जुड़ा है। तो यहाँ समीकरण कैसा रहता है? आमतौर पर इस स्थिति में पिता का सहयोग मिलता है। कई मामलों में देखा गया है कि पिता स्वयं भी समाज में सफल, सम्मानित या किसी उच्च पद पर होते हैं। हाँ। व्यक्ति को पिता से मार्गदर्शन और प्रोत्साहन मिल सकता है। साथ ही व्यक्ति अक्सर बुढ़ापे में पिता की सेवा भी करता है। अच्छा। बचपन में पिता द्वारा सिखाया गया अनुशासन और नियम भले ही उस समय सख्त लगे हों, भविष्य के विकास में बहुत मददगार साबित होते हैं। पिता एक रोल मॉडल की तरह हो सकते हैं। लेकिन क्या यहाँ कोई दूसरा पहलू भी है? आपने शुरू में कहा था कि एक विरोधाभास भी है। हाँ, बिल्कुल है, और ये ज्योतिष की बारीकियों को दिखाता है। इस पर हम आगे चुनौतियों वाले हिस्से में विस्तार से बात करेंगे, क्योंकि ये कारक भावनाश के सिद्धांत से जुड़ा है। ठीक है, तो अब आगे बढ़ते हैं और 10वें घर में सूर्य की चुनौतियों और संभावित नकारात्मक पहलुओं पर ध्यान देते हैं। मुझे लगता है सबसे पहली चुनौती तो अहंकारी होगी, है ना? हाँ, खासकर जब सफलता सिर चढ़कर बोलने लगे। आपने बिल्कुल सही समझा। अहंकार इस योग की सबसे बड़ी चुनौतियों में से एक बन सकता है। जैसे जैसे सफलता मिलती है, शक्ति आती है, वैसे वैसे अहंकार बढ़ने का खतरा रहता है। इससे वे अपने सहकर्मियों या अपने अधीन काम करने वालों के साथ कठोर या अभिमानी व्यवहार कर सकते हैं, जिससे टकराव की स्थिति पैदा हो सकती है। हाँ, ये तो होता होगा। उन्हें दूसरों से आदेश लेना, खासकर अगर उन्हें लगे कि सामने वाला कम काबिल है, बिल्कुल पसंद नहीं आता। उन्हें लगता है कि वे ही सबसे बेहतर जानते हैं। ये रवैया खास तौर पर करियर की शुरुआत में जब उन्हें किसी के अधीन काम करना पड़ता है, उनके पेशेवर विकास में बाधा डाल सकता है। और ये जो अपनी राह खुद बनाने वाली बात है, क्या वो भी इसी से जुड़ती है? लाल किताब भी शायद कुछ ऐसा ही कहती है। हाँ, लाल किताब कहती है कि ये लोग दूसरों की राय को ज्यादा महत्व नहीं देते और अपनी राह खुद बनाना पसंद करते हैं। वे लीक से हटकर चलना चाहते हैं। अच्छा। ये आत्मविश्वास तो देता है, इसमें कोई शक नहीं, लेकिन ये उन्हें जिद्दी, अड़ियल और दूसरों के सुझावों के प्रति असहयोगी भी बना सकता है। वे सोचते हैं, लोग क्या कहेंगे या कोई क्या सोचेगा। इन बातों की वे ज्यादा परवाह नहीं करते, जो एक तरह से स्वतंत्रता देता है, पर सामाजिक और पेशेवर तालमेल बिठाने में मुश्किल पैदा कर सकता है। हाँ, अकेले पड़ सकते हैं। बिल्कुल। और काम और निजी जीवन का क्या ये लोग काम में इतना डूब जाते हैं कि बाकी सब भूल जाते हैं? ये एक और बहुत बड़ी और आम चुनौती है इस योग के साथ। करियर पर अत्यधिक ध्यान देने के कारण, सफलता की तीव्र इच्छा के कारण वे आसानी से काम के आदी, मतलब वर्कहोलिक बन सकते हैं। अच्छा। वे काम में इतने मग्न हो सकते हैं कि उन्हें समय, अपनी सेहत का और अपने रिश्तों का ध्यान ही ना रहे। इससे उनका निजी जीवन, परिवार और दोस्त पीछे छूट सकते हैं। लगातार काम का दबाव और जिम्मेदारियां उन्हें तनाव, थकावट और भावनात्मक रूप से अकेलापन दे सकती हैं। उन्हें अक्सर लगता है कि वे सब कुछ अकेले ही संभाल सकते हैं और उन्हें किसी की जरूरत नहीं है। इसका असर रिश्तों पर, खासकर वैवाहिक जीवन पर कैसा पड़ता है? ज्योतिषीय दृष्टि से देखें तो 10वें भाव में बैठा सूर्य अपनी 7वीं दृष्टि से सीधे चौथे भाव को देखता है। हाँ, चौथे भाव पर। चौथा भाव हमारे घर, परिवार, माँ, मन की शांति और घरेलू सुख चैन का प्रतिनिधित्व करता है। अब सूर्य एक गर्म, शुष्क और अधिकार जताने वाला ग्रह है। उसकी ये तीव्र और उग्र ऊर्जा जब चौथे भाव पर पड़ती है, तो उस भाव के जो कोमल कारक हैं, उनके लिए इसे संभालना मुश्किल हो सकता है। इससे घर के माहौल में एक तरह की बेचैनी या अशांति रह सकती है। मन की शांति भंग हो सकती है।
और माता-पिता या बचपन पर इसका क्या असर हो सकता है? संभव है कि माता पिता के बीच आपसी मतभेद रहे हों या बचपन में घर का माहौल थोड़ा तनावपूर्ण या बहुत ज्यादा अनुशासित रहा हो। माँ के साथ संबंधों में कुछ दूरी या मतभेद की संभावना भी बन सकती है, क्योंकि चौथा भाव माँ का भी कारक है और सूर्य की दृष्टि उसे प्रभावित कर सकती है। और विवाह के मामले में आपने पहले बाधक होने का जिक्र किया था। हाँ, कुछ ज्योतिषीय मतों के अनुसार 10वें भाव का सूर्य विवाह साथी खोजने में देरी या रुकावटें पैदा कर सकता है, जिसे बाधक बनना कहते हैं। अच्छा। और अगर विवाह हो भी जाए तो व्यक्ति का अपने करियर पर अत्यधिक फोकस, अधिकार जताने वाला स्वभाव या घर परिवार को पर्याप्त समय न दे पाना, ये सब वैवाहिक जीवन में कुछ दूरी, तनाव या नकारात्मकता ला सकता है। जीवन साथी को ऐसा महसूस हो सकता है कि उन्हें नजरअंदाज किया जा रहा है। अब उस विरोधाभास पर वापस आते हैं जिसका आपने पिता के साथ संबंध के बारे में जिक्र किया था। कारक भाव नाश, ये क्या है और यहाँ कैसे लागू होता है? हाँ, ये एक महत्वपूर्ण ज्योतिषीय सिद्धांत है। कारक मतलब किसी चीज का प्रतिनिधित्व करने वाला ग्रह, जैसे सूर्य पिता का कारक है जी। और भाव मतलब कुंडली का घर। नाश मतलब नष्ट होना या कमी आना। सिद्धांत यह कहता है कि जब कोई ग्रह अपने ही कारक भाव में बैठ जाता है, मतलब जिस चीज का वो कारक है उसी से जुड़े भाव में। हाँ बिल्कुल, तो वो उस भाव के फल को कुछ हद तक कमजोर कर सकता है या उसमें कमी ला सकता है। क्योंकि सूर्य पिता का कारक है और 10वें भाव में बैठा है, जो कर्म के साथ पिता से भी संबंधित है। हाँ। तो ये स्थिति पिता के साथ सहयोग के बावजूद विचारों में गंभीर मतभेद पैदा कर सकती है। व्यक्ति की सोच और पिता की सोच में जमीन आसमान का अंतर हो सकता है, जिससे तनाव, टकराव या दूरी बन सकती है। तो इसका मतलब है कि पिता का सहयोग मिलते हुए भी एक वैचारिक संघर्ष बना रह सकता है? हाँ बिल्कुल, दोनों बातें एक साथ हो सकती हैं। सहयोग और संघर्ष साथ साथ चल सकते हैं। कभी कभी ये भी देखा गया है कि पिता के किसी काम या प्रतिष्ठा के कारण व्यक्ति के नाम या यश में कमी आती है, या फिर व्यक्ति की किसी हरकत के कारण पिता के नाम यश पर आंच आती है। ओ, ये भी हो सकता है। हाँ, ये कारक भावनाश का प्रभाव हो सकता है। ये तो काफी जटिल स्थिति है। अच्छा, क्या करियर में अस्थिरता की भी कोई संभावना रहती है? क्योंकि हमने तो सफलता की बात की थी। सफलता की प्रबल संभावना तो रहती है, लेकिन स्थिरता हमेशा बनी रहे ये जरूरी नहीं। अस्थिरता आ सकती है, खासकर यदि सूर्य कुंडली में किसी तरह से कमजोर हो, जैसे नीच राशि में हो। हाँ, जैसे तुला में हो या शत्रु ग्रहों से पीड़ित हो, या फिर 10वें भाव का जो स्वामी ग्रह है वो अच्छी स्थिति में ना हो। अहंकार के कारण बॉस, अधिकारियों या सत्ता में बैठे लोगों से टकराव होना आम बात हो सकती है, जिससे बार बार नौकरी बदलने या अपने काम में रुकावट आने की नौबत आ सकती है। करियर ग्राफ में एक वेव पैटर्न यानी उतार चढ़ाव देखने को मिल सकता है। कभी बहुत ऊंचाई पर, फिर अचानक गिरावट, फिर से उठना। अच्छा, मतलब सीधी लाइन में ग्रोथ शायद ना हो। हाँ, सीधी सपाट रेखा में तरक्की शायद ना मिले। और मेहनत और उसके फल यानी लाभ के बीच का संबंध कैसा रहता है? यहां भी एक चुनौती आ सकती है। 10वां भाव है कर्म यानी मेहनत का और 11वां भाव है लाभ का। जी। सूर्य 10वें भाव में बैठकर व्यक्ति को अत्यधिक मेहनती तो बनाता है, कर्म करने को प्रेरित करता है, लेकिन ये मेहनत 10वां भाव और उससे मिलने वाले लाभ 11वां भाव के बीच के संबंध को थोड़ा कमजोर कर सकता है। अच्छा, कैसे? या लाभ मिलने में देरी हो, उन्हें अपने काम का श्रेय या पहचान मिलने में भी संघर्ष करना पड़ सकता है। शिक्षा और करियर के क्षेत्र में भी कुछ भिन्नता हो सकती है। हाँ, इसकी भी संभावना रहती है। सूर्य 10वें भाव में बैठकर 5वें भाव, जो शिक्षा और बुद्धि का है, उससे छठा बैठता है। हाँ। ये स्थिति कई बार व्यक्ति की शिक्षा के क्षेत्र और उसके करियर के क्षेत्र को अलग अलग कर देती है। मतलब व्यक्ति पढ़ता कुछ और है और काम किसी और ही क्षेत्र में करता है। अच्छा, अब कुछ और अनोखी अंतर्दृष्टि और बारीकियों पर बात करते हैं, खासकर लाल किताब के नजरिए से। आपने स्थापित रास्तों या नियमों मतलब SOPs को मानने में कठिनाई की बात की थी। हाँ, लाल किताब इस पर बहुत जोर देती है। वो कहती है कि ऐसे लोग बने बनाए रास्तों, स्थापित नियमों या स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर्स को मानने में बहुत कठिनाई महसूस करते हैं। उनकी प्रवृत्ति होती है हर चीज पर सवाल उठाने की और अपना खुद का तरीका इजाद करने की। उन्हें लगता है कि वे पहिए का दोबारा आविष्कार कर सकते हैं और शायद उसे मौजूदा से बेहतर बना सकते हैं। दूसरों के बनाए नियमों पर चलना पसंद नहीं करते। बिल्कुल नहीं। इसका कोई व्यवहारिक उदाहरण दे सकते हैं? ये सोच उनके काम में कैसे दिखती है? जरूर।
जैसे मान लीजिए सूर्य बुध के साथ 10वें घर में है। बुध बुद्धि और कम्युनिकेशन का ग्रह है। जी। तो ऐसा व्यक्ति स्थापित चिकित्सा पद्धतियों जैसे एलोपैथी पर पूरी तरह भरोसा करने के बजाय वैकल्पिक चिकित्सा जैसे आयुर्वेद, होम्योपैथी, नेचुरोपैथी जी। इन पर ज्यादा विश्वास कर सकता है और उसे ही अपने जीवन या करियर का आधार बना सकता है। अच्छा। या फिर वो कोई ऐसी शिक्षा या स्किल चुन सकता है जिसे समाज में ज्यादा मान्यता या स्थापित दर्जा ना मिला हो, और फिर अपनी मेहनत, लगन और प्रतिभा से उसे खुद एक बड़ा ब्रांड बना दे। वाह, उनका रवैया होता है, मैं ऐसे अपने तरीके से करूंगा और सफल होकर दिखाऊंगा। ये वाकई दिलचस्प है। ये उनकी स्वतंत्र सोच और आत्मविश्वास को दर्शाता है, लेकिन शायद जिद्दीपन को भी। अच्छा, और वो टोपी पहनने वाला लाल किताब का उपाय जिसकी हमने पहले बात की थी, उसका क्या रहस्य है? हाँ, ये लाल किताब का एक बहुत ही अनोखा और प्रतीकात्मक उपाय है। लाल किताब सलाह देती है कि ऐसे व्यक्ति को टोपी पहननी चाहिए। अब समझना होगा कि पुराने जमाने में टोपी सिर्फ सिर ढकने की चीज नहीं थी। हाँ, वो इज्जत पद का प्रतीक थी। बिल्कुल, पद, प्रतिष्ठा, परिवार, समुदाय, हैसियत, इन सब का प्रतीक थी। अलग अलग तरह की टोपियां या पगड़ियां व्यक्ति के रुतबे और पहचान को दर्शाती थीं। टोपी पहनने से बिना कुछ कहे ही सामने वाले को व्यक्ति की सामाजिक स्थिति या अधिकार का अंदाजा हो जाता था। तो आज के जमाने में जब टोपियों का वैसा चलन नहीं रहा, इस उपाय का क्या मतलब निकाला जाए? आज के संदर्भ में इसका प्रतीकात्मक अर्थ है ब्रांडेड चीजें पहने या इस्तेमाल करें। ऐसी चीजें जो समाज में स्टेटस सिंबल मानी जाती हों, जिनसे आपकी आर्थिक या सामाजिक हैसियत का पता चले। लेकिन यहाँ एक बहुत मजेदार मनोवैज्ञानिक पहलू है। वो क्या? वो ये कि 10वें घर में सूर्य वाला व्यक्ति, जिसका अहंकार स्वाभाविक रूप से प्रबल होता है, उसका मन अक्सर इस उपाय के खिलाफ विद्रोह कर सकता है। कैसे? वो सोचेगा, मैं खुद एक ब्रांड हूं, मेरी पहचान मेरे काम से है, मेरे नाम से है। मैं जो पहनूंगा या इस्तेमाल करूंगा वही स्टाइल या ब्रांड बन जाएगा। मैं इन बड़ी कंपनियों के लेबल पे पैसा क्यों खर्च करूं सिर्फ दिखावे के लिए। हाँ, ये तर्क तो समझ आता है। तो फिर उपाय का असली उद्देश्य क्या है, अगर वो अहंकार को संतुष्ट करना नहीं है? उपाय का उद्देश्य अहंकार को बढ़ाना नहीं, बल्कि बहुत व्यावहारिक है। इसका मकसद है कि व्यक्ति को अपनी हैसियत या रुतबा साबित करने के लिए बार बार बोलना ना पड़े या छोटे मोटे लोगों से उलझना ना पड़े। अच्छा। जब आपका बाहरी व्यक्तित्व मतलब स्टेटस सिंबल के जरिए आपकी स्थिति को दर्शाएगा, तो लोग आपसे उसी के अनुसार व्यवहार करेंगे। इससे व्यक्ति अपनी ऊर्जा और समय ज्यादा महत्वपूर्ण कामों और बड़े लक्ष्यों पर केंद्रित कर पाएगा। समझ गई। जैसे एक कंपनी का सीईओ हर छोटे कर्मचारी से सीधे बात नहीं करता, उसके लिए एक प्रोटोकॉल होता है। वैसे ही इन्हें भी अपनी स्थिति के अनुसार व्यवहार करने में ये मदद करता है, ताकि वे गैर जरूरी झंझटों से बच सकें। समझ गया। एक और तकनीक का जिक्र था, अगर सूर्य चंद्रमा से 10वें घर में हो तो ये स्थिति क्या दर्शाती है? हाँ, ये भी एक बहुत सूक्ष्म और दिलचस्प अवलोकन है, जिसे चंद्र कुंडली या चंद्रमा से भाव गिनकर देखा जाता है। अगर किसी की जन्म कुंडली में सूर्य चंद्रमा से गिनने पर 10वें घर में आ रहा हो, मतलब चंद्रमा जिस भाव में है वहां से 10वां घर। हाँ बिल्कुल, तो ऐसा व्यक्ति चंद्रमा से संबंधित चीजों या चंद्रमा जिन भावों का स्वामी है उनसे जुड़े स्थापित नियमों, परंपराओं, तरीकों या एसओपीज को मानने में कठिनाई महसूस करता है, उन्हें चुनौती देता है। इसका कोई उदाहरण दे सकते हैं? जैसे अगर चंद्रमा किसी खास भाव का स्वामी हो तो? मान लीजिए किसी की कुंडली में चंद्रमा दूसरे भाव का स्वामी है, जो परिवार, कुटुंब, वाणी और संचित धन का प्रतिनिधित्व करता है। ठीक है। अगर सूर्य चंद्रमा से 10वें में है, तो ऐसे व्यक्ति को अपने परिवार की पुरानी परंपराओं को निभाने में या परिवार के नाम या विरासत को उसी रूप में आगे बढ़ाने में मुश्किल महसूस हो सकती है, या उसकी ऐसी इच्छा ही नहीं होती। अच्छा, वो पारिवारिक व्यवसाय या परंपराओं से हटकर कुछ अपना करना चाहेगा। ये तो बहुत गहरी बात है। अच्छा, एक और महत्वपूर्ण सवाल, जो लोग इनके अधीन काम करते हैं यानी इनके सबऑर्डिनेट्स, उनके साथ इनके संबंध कैसे रहते हैं? यह भी एक चुनौती अक्सर देखने को मिलती है। भले ही 10वें घर में सूर्य वाला व्यक्ति एक बहुत अच्छा, सक्षम और परिणाम देने वाला लीडर हो, लेकिन ये जरूरी नहीं कि जो लोग उनके नीचे काम करते हैं वे उन्हें मन से बहुत पसंद करें या उनका तहे दिल से समर्थन करें। सूर्य की गर्मी, अधिकार जताने वाला स्वभाव, कभी-कभी कठोर अनुशासन या सिर्फ अपने लक्ष्यों पर फोकस रखने की आदत अधीनस्थों को शायद उतनी रास ना आए। उन्हें लग सकता है कि उनकी भावनाओं या जरूरतों का ध्यान नहीं रखा जा रहा। ये एक तरह का कर्म हो सकता है जिससे इन व्यक्तियों को निपटना होता है। उन्हें नेतृत्व तो मिलता है, पर शायद उतनी वफादारी या प्रशंसा नहीं मिलती
जितनी वे उम्मीद करते हैं। ये भी एक पहलू है। तो इतनी सारी संभावनाओं, शक्तियों और चुनौतियों के बीच इस शक्तिशाली योग के साथ संतुलन कैसे बनाया जाए? नकारात्मक प्रभावों को कम करने और सकारात्मकता को बढ़ाने के लिए क्या किया जा सकता है? देखिए, सबसे जरूरी चीज है आत्म जागरूकता। व्यक्ति को अपनी शक्तियों को पहचानना चाहिए, लेकिन साथ ही अपनी कमजोरियों जैसे अहंकार, अधीरता, दूसरों की ना सुनना, इनके प्रति भी सचेत रहना होगा। सही। महत्वाकांक्षा रखना बहुत अच्छा है, लेकिन उसे विनम्रता के साथ संतुलित करना सीखना होगा। कार्यस्थल पर दूसरों के विचारों, उनके योगदान का सम्मान करना बहुत जरूरी है। टीम के साथ मिलकर काम करना, ना कि सिर्फ उन पर हुक्म चलाना। हाँ, सुनना भी जरूरी है। बिल्कुल, अपनी बात रखने के साथ साथ दूसरों की बात धैर्य से सुनना भी सीखना होगा। और निजी जीवन का संतुलन? हाँ, वो बहुत अहम है। कार्य और निजी जीवन के बीच एक स्वस्थ संतुलन बनाना अत्यंत आवश्यक है। सफलता महत्वपूर्ण है, पर रिश्तों की कीमत पर नहीं। परिवार, दोस्तों और अपनी सेहत के लिए समय निकालना होगा, वरना हासिल की हुई सफलता भी खोखली और अकेली महसूस हो सकती है। धैर्य, सहानुभूति और करुणा जैसे गुण विकसित करने पर सचेत रूप से काम करना चाहिए। ये तो हुए व्यवहारिक सुझाव। क्या कुछ ज्योतिषीय उपाय भी हैं जो इस स्थिति में मदद कर सकते हैं? हाँ, पारंपरिक ज्योतिष में सूर्य को बल देने और उसके नकारात्मक प्रभावों को शांत करने के लिए कई उपाय बताए गए हैं। जैसे? सबसे आम और प्रभावी उपाय है प्रतिदिन उगते हुए सूर्य को तांबे के लोटे से जल अर्पित करना, मतलब अर्घ्य देना। संभव हो तो उसमें थोड़ा गुड़ या रोली मिला लें। हाँ, ये तो बहुत लोग करते हैं। सूर्य के बीज मंत्र ओम ह्राम ह्रीम ह्रौं सह सूर्याय नमः का नियमित जाप करना, या फिर गायत्री मंत्र का जाप करना जो सूर्य देव को ही समर्पित है। ये मंत्र सूर्य की सकारात्मक ऊर्जा को बढ़ाते हैं। जी। रविवार का व्रत रखना या कम से कम इस दिन नमक का त्याग करना। माणिक्य यानी रूबी रत्न पहनना सूर्य को बल देने के लिए सुझाया जाता है, लेकिन ये हमेशा किसी योग्य और अनुभवी ज्योतिषी से अपनी कुंडली का पूरा विश्लेषण करवाने के बाद ही पहनना चाहिए। ये बहुत जरूरी है। हाँ, बिना सलाह के रत्न नहीं पहनना चाहिए। बिल्कुल, गलत रत्न नुकसान भी कर सकता है। रविवार के दिन दान पुण्य करना बहुत शुभ माना जाता है। जरूरतमंदों को गेहूं, गुड़, तांबा, लाल वस्त्र, लाल मसूर दाल आदि का दान करना लाभकारी होता है। पिता का सम्मान करना और उनकी सेवा करना भी सूर्य को प्रसन्न करता है। और योग में सूर्य नमस्कार का अभ्यास करना, ये शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य के लिए तो अच्छा है ही, सूर्य की ऊर्जा से जुड़ने में भी मदद करता है। और लाल किताब के अनुसार कोई खास सलाह या उपाय? टोपी और ब्रांड वाली बात तो हमने कर ली। हाँ, उसके अलावा लाल किताब ये भी सलाह देती है कि ऐसे व्यक्ति को अपने काम के लिए एक व्यवस्थित, औपचारिक ऑफिस या कार्यस्थल बनाना चाहिए, भले ही वो घर से काम करते हों। अच्छा। और लोगों से मिलने जुलने, काम करने के लिए एक स्पष्ट प्रोटोकॉल या प्रक्रिया SOP स्थापित करनी चाहिए। इससे वे छोटे मोटे गैर जरूरी कामों या लोगों से उलझने से बचेंगे और अपनी ऊर्जा बड़े और महत्वपूर्ण लक्ष्यों पर केंद्रित कर पाएंगे। भले ही उनका मन स्थापित प्रक्रियाओं के खिलाफ विद्रोह करे, लेकिन लाल किताब मानती है कि इन्हें अपनाने से उनका जीवन ज्यादा आसान और प्रभावी हो सकता है। तो कुल मिलाकर 10वें घर में सूर्य एक दोधारी तलवार की तरह है। ये अपार सफलता, प्रसिद्धि, अधिकार और ऊंचाइयों तक पहुंचने की क्षमता देता है। हाँ, बिल्कुल। लेकिन साथ ही अहंकार, रिश्तों में तनाव, असंतुलन और अकेलेपन का जोखिम भी लाता है। व्यक्ति को लगातार आत्मनिरीक्षण और संतुलन साधने की जरूरत पड़ती है। बिल्कुल सही कहा आपने। सूर्य यहाँ व्यक्ति को सिंहासन तक तो पहुंचा सकता है, पर असली चुनौती उस सिंहासन पर बैठकर भी जमीन से जुड़े रहने, रिश्तों को निभाने और एक संतुलित व सार्थक जीवन जीने की है। सफलता का सही अर्थ शायद सिर्फ बाहरी दुनिया की पहचान और पद नहीं, बल्कि आंतरिक शांति और संतुष्टि भी है। ओके, हमें उम्मीद है आज का वीडियो आपको पसंद आया। हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद। धन्यवाद।